भैया, जब आपको सब पता है तो फिर ऐसा बिहेवियर क्यों? प्रथा के माथे पर सिलवटें आ गई। आज उसको आर पार की ठन गई थी। परीक्षित ने चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश की, पर प्रथा ने उसका बाजू पकड़ के अपनी तरफ घुमा लिया। परीक्षित की आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, भैया, ये आपका कैसा प्यार है? कहाँ आप उसके बिना जीना नहीं चाहते थे, और जब वह मरते मरते बाल बाल बची है तब आप उसको देखना भी नहीं चाहते। बस इतना सा था आपका प्यार। परीक्षित चुपचाप नजरें नीची किए खड़ा रहा। उसने प्रथा की कोई बात का कोई जवाब ना दिया, परंतु प्रथा को उसके चेहरे की कठोरता साफ नजर आ रही थी। आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना ही होगा। ऐसा क्या हुआ कि अब मैं आपकी आंखों में नफरत देख रही हूँ महुआ के लिए? नफरत क्यों ना करूं? वह एक हत्यारी है, एक पिशाचिनी है, जिसकी रक्त पिपासा कभी शांत नहीं होती। यदि धनराज के आदमी उसे नहीं मारते तो मजबूरन मुझे उसे मारने का प्रबंध करना पड़ता। कितनी बेरहमी से उसने कितने इंसानों को मारा है, आतंक मचा दिया उसने। जानती हो, पूरा शहर खौफ में है। ऊपर से उसने तुझे, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। माँ को भी मारने की धमकी दी थी। नफरत क्यों न करो प्रथा, बता मुझे। परीक्षित ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर कहा। प्रथा उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। तो आपकी आंखों में आंसू क्यों है? जब आपको नफरत है उससे, तो क्यों दिल दुख रहा है आपका? परीक्षित प्रथा के इन व्यंग बाणों से घबरा गया। वह उसका चेहरा छोड़कर अपनी नजरें चुरा कर जाने लगा। प्रथा ने उसका बाजू फिर से पकड़ लिया। अब की बार उसकी पकड़ में सख्ती थी। वो बोली, ऐसा है तो सुन लो भाई, हर औरत में एक हत्यारी होती है, हर औरत में एक पिशाचिनी है, और हर औरत में एक रक्त पिपासा है। परीक्षित उसे आंखें फाड़े देखता रह गया। प्रथा ने आगे कहना शुरू किया, पता नहीं मर्दों ने खुद को समझ क्या रखा है, औरत किसी की पैर की जूती है। परीक्षित, प्रथा तेरी कसम, मैंने किसी भी और कभी भी किसी भी औरत के प्रति ऐसी ओछी भावना नहीं रखी। तू ऐसा क्यों बोल रही है? यही बात है भैया, सब सिर्फ कहते हैं कि वो औरत को सम्मान देते हैं, पर असलियत में सब दोगले हैं। कोई मर्द कैरेक्टर से गिरे तो उसकी मर्दानगी अच्छी मानी जाती है, जबकि औरत को वैश्या बना दिया जाता है। कोई मर्द चाहे कितनी भी गलतियां करे, उसको माफी मिल जाती है, पर औरत? क्या महुआ सच में गलत है भैया? उसने जिनको मारा, क्या वो सब शरीफ थे? प्रथा ने पता नहीं किस भावना के चलते इतना कुछ बोला। परीक्षित ने बचाव की कोशिश की, पर उसे कानून हाथ में लेने की इजाजत तो नहीं मिलती इससे। परंतु प्रथा की आंखों में शांति थी। एक औरत की इज्जत लुट जाने के बाद आपका कानून उसे वापस दिला सकता है? ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण के लिए कहते भर हैं कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं, पर वही मौका पाकर भेड़िया बन जाते हैं। उनकी चुभती नजरें हमें हमारे शरीर के हर अंग पर महसूस होती है। उस लड़की के पूरे परिवार को सजा मिलती है, पर लड़के के परिवार को कोई नहीं पूछता कि आपने अपने लड़कों को इतना घटिया संस्कार क्यों दिए। फिर उस औरत की इज्जत हर दिन, हर नजर में, हर घर में और हर रोज बार बार लुटती रहती है। क्यों? गलत तो नहीं कह रही भैया? परीक्षित इतना जलता सच सुन नहीं पा रहा था। वो बोला, बस कर प्रथा, तुम्हारी बात तो एकदम सच्ची है, पर क्या इससे हर लड़की अपने रास्ते में आए हर मर्द को मार डालेगी? जंगल राज तो नहीं है यहाँ। प्रथा, हाँ क्यों नहीं? क्या खराबी है उसमें? पुरुषों के बनाए कानून की जब औकात खत्म हो जाती है तो हर औरत को अपना कानून बनाना चाहिए। आप कैसे समझोगे? उस दिन धनराज के गोदाम में जब उस कालू के आदमी के हाथ मुझे हर जगह छू रहे थे, तब मेरा मन किया कि उससे अच्छा होता कि मुझे एसिड से नहला दिया जाता। घिन आ रही थी मुझे। महुआ वहां ना होती, मैं भी किसी गटर या नाले में बिना कपड़े की लाश बनी 2-4 दिन बाद मिलती। फिर मेरी लाश का भी हर रोज, हर समाज, हर दिल में रेप होता, तब भी आप यही बोलते। परीक्षित सकते में आ गया। उसको यही नहीं पता था कि उस दिन गोदाम में क्या हुआ था, परंतु प्रथा ने उसका एक्सप्रेशन नहीं देखा। वो अपने प्रवाह में बोले जा रही थी। महुआ ने क्या गलत किया? पहले हरवंश लाल ने उन 2 अपराधियों के साथ मिलकर महुआ के साथ गलत करने की कोशिश की, तो उसने उन्हें मार डाला। उसके बाद कुछ लड़के, जिसको सिर्फ औरत का शरीर चाहिए था, धनराज का बेटा, उसके गुंडे, उन सब को उसने मारा क्योंकि वे सब गलत थे, रेपिस्ट थे। उसके अलावा उसने किसी का भी नुकसान नहीं किया। विक्रम की अच्छाई इसे जब दिखी तो उसने उसे चाह कर भी नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो बाहर से हिंसक जरूर है, पर अंदर से वो मासूम और भोली है।
सिर्फ इसलिए कि वह अलग है और उसका एक भयानक रूप भी है, तो भैया कानून की दुहाई देने वाले आप बताओ, इससे धनराज सही हो गया? उसके सारे गुनाह माफ हो गए? वहां अगर वो मौत के मुंह में पहुंची तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे आपसे सच्चा प्रेम है। इस प्रेम के बीच में वह किसी को नहीं आने दे रही। पर अब अगर जिंदगी में किसी को भाभी मानूंगी तो मरते दम तक उसी को। ये तू क्या कह रही है प्रथा? तू ही तो चाहती थी कि वो मुझसे दूर चली जाए। परिचित आश्चर्य से अपने सामने खड़ी उस मूरत को देख रहा था। हाँ, क्योंकि मुझे ये सहन नहीं हो रहा था कि कोई मेरे भाई को मुझसे भी ज्यादा चाहे। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर डरती थी कि माँ उसे ज्यादा न चाहने लगे। बस ये मेरे मन की असुरक्षा ही थी, जबकि वो सही थी, हर बार सही थी। गलत ये समाज है, गलत कानून है, गलत धनराज है, गलत मैं हूँ और सबसे बड़े गलत आप हो। आपने भी तो उससे अपनी सुविधा से ही प्यार किया और जब असुविधा हुई तो आपको उससे नफरत हो गई, क्योंकि आप भी तो एक मर्द है ना। मुझे खुद पर शर्म आ गई। उससे धमकी जरूर दी, परंतु कभी भी आपको, विकी को या मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ आतताइयों को ही मारा है। उसने आपके लिए जान का मुंह भी छोड़ दिया था। उसने सिर्फ मेरे कहने से आपको भी छोड़ दिया। इससे बेहतर कौन होगी? प्रथा इतना कहकर चुप हो गई और वह सोफे पर बैठ गई। आज इतने दिनों बाद उसके मन को राहत मिली थी। उसके मन में भरा समाज के प्रति गुब्बार निकला था। अपनी नौकरी के दौरान उसे जाने कितनी बार बदतमीजियों का सामना करना पड़ा था। कितनी बार एक लड़की होने के नाते उसे इस तरह से दबना पड़ा था। ऐसा हर लड़की, हर औरत के साथ होता है, परंतु आज जब एक लड़की ने इसका जवाब दिया तो सारा समाज उस पर अपना दोष डालकर बच निकालना चाहता है। अब प्रथा ने मन में ठान ली थी कि वह अब कभी भी चुप नहीं रहेगी। जहां जो भी चीज या बात औरत के या उसके सम्मान के खिलाफ होगी, वो अपने मन की आवाज उठाएगी। आज उसका मन हल्का हुआ था, काफी हद तक। परिचित की आंखें बंद हुई। उसमें 2 बूंद आंसुओं के लुढ़कते हुए जमीन पर गिरी और कुछ पलों बाद विलीन हो गई। वो चुपचाप वहां से चला गया। अब प्रथा ने उसे नहीं रोका। इधर ये सच है धनराज सेठ, वो लड़की उसी डॉक्टर की बेटी है जिसने आपकी जान बचाई थी और अपुन के हाथ का ये हाल किया था। उस आदमी के भेष में सांड ने अपनी पट्टी बंधा हुआ हाथ दिखाया, जिसको कमल ने नस दबाकर कुछ समय के लिए बेहाल किया था। वो हाथ अभी तक पट्टी से बंधा था। मजे वाली बात यह थी कि डॉक्टर की बीबी बहुत ही लल्लन टॉप है। शायद डॉक्टर का दूसरा ब्याह है। तभी माँ बेटी एक बरोबर उम्र की लगती है सेठ। उसने अपनी गंदी पीली बत्ती सी दिखाते हुए कहा, तो ये अनोखा खबर लाया है तू, यानी कि अब अपने आखिरी पत्ते तैयार करने का समय आ ही गया। इधर कलराज अपने ही धुन में अपनी साधना में लगा हुआ था, परंतु उसके ललाट पर परेशानी की रेखाएं मिट नहीं रही थी। हेमंतो उसके पास बैठा था। वो अपने दोस्त की सभी क्रियाओं में मदद कर रहा था। वो पूछ बैठा, भाई क्या बात है? अब जब ठान ही ली है तो परेशान क्यों है? कलराज, यार पता नहीं क्या हो रहा है। सब सही हो गया है, पर एक अंतिम क्रिया ठीक से नहीं हो रही है। जैसे ही अनिका देवी के नाम से क्रिया करता हूं, पुतला जल जाता है। हेमंतो ने अपनी समझ से सुझाया, भाई ये भी तो हो सकता है ना कि उसका नाम अनिका ना होकर कुछ और हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो। यार ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो यही, पर यह हो सकता है कि किसी वजह से तंत्र की काट हो रही है, परंतु बस समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है जो मेरी नजर से चूक रहा है। या फिर उसको कहीं बुलवाकर फिर उसके सामने से क्रिया करनी पड़ेगी, जो कि आत्महत्या के समान है, क्योंकि वो क्रोध में किसी की नहीं सुनती। मुझे सेठ जी से बात करके इंतजाम करवाने पड़ेंगे।